Welcome to Kingdom of Knowledge. This is the seventh video of Chhattisgarh GS, and today we are going to discuss such important dynasties of Chhattisgarh which are very important for exam point of view. यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो CGPSC प्री हो 2021 वाला या फिर व्यापम कब को भी एग्ज़ाम देने वाले हैं या फिर छत्तीसगढ़ किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। डेफिनेटली आपको इस वीडियो से काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं वहाँ से जहाँ से हमने पहले ख़त्म किया था। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था छत्तीसगढ़ में स्थानीय राजवंश, जो कि था राजसी तुल्य वंश और नल वंश के बारे में। ये दोनों वंश के बारे में हमने काफ़ी अच्छे से और डिटेल में पढ़ा है, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सरभपुरी वंश, सिरपुर का पांडु वंश एंड बाण वंश। ये तीनों वंश जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आप पहली बार इस छत्तीसगढ़ के इतिहास वाले पोर्शन को पढ़ रहे हैं तो मे भी आपको ये बोरिंग लगे, बट हिस्ट्री में कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। हिस्ट्री में फैक्ट होते हैं और हिस्ट्री को एज ए स्टोरी आप पढ़ते हैं तो आपको ईजिली याद हो जाता है। एक बार में यदि समझना है तो बार बार देखिए, अपना नोट्स बनाएं और यहाँ पे फैक्चुअल चीज़ें हैं तो जिसे आपको याद करना ही पड़ेगा। यदि आप नहीं करते हैं यार तो आपको बेसिक सी बात है, एग्ज़ाम में लॉस होगा। तो लॉस से बचने के लिए आप इस वीडियो को कम से कम 2 बार ज़रूर देखें और अपना नोट्स बनाएं। और मे भी यदि आप स्टोरी के रूप में पढ़ते हैं हिस्ट्री को तो आपको काफ़ी इंटरेस्ट आएगा इस हिस्ट्री को पढ़ने में और ईज़िली आप इस चीज़ को याद कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले वो है सरभपुरी वंश के बारे में। वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सरभपुरी वंश के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें हमारे इस चैनल को, आपको काफ़ी बेनिफिशियल वीडियो मिलने वाले हैं आगे। अभी हम देखते हैं सरभपुरी वंश के बारे में। तो छत्तीसगढ़ में जो सरभपुरी वंश था ना, वो 5वीं-6वीं सदी के आसपास छत्तीसगढ़ में शासन करता था। फर्स्ट चीज़ आप ये याद रखें कि छत्तीसगढ़ में जो सरभपुरी वंश 5वीं और 6वीं सदी के आसपास में शासन करता था, ठीक है। और इनकी जो राजधानी हुआ करती थी वो हुआ करता था सरभपुर, जो कि वर्तमान में आज सारंगगढ़ और उड़ीसा का संबलपुर वाला क्षेत्र है, वही उस टाइम में हुआ करता था सरभपुर, ठीक है। एग्ज़ाम में यदि आपको पूछे कि सरभपुरी वंश की राजधानी क्या थी तो याद रखेंगे पहला जो राजधानी था वो था सरभपुर था। आगे जैसे जैसे शासक आए उन्होंने अपने हिसाब से राजधानी को चेंज किया है, वो सबको आगे डिस्कस करेंगे। पहला जो राजधानी था सरभपुरी वंश का वो था सरभपुर। और इस वंश के जो पहले राजा थे, जो इस वंश के संस्थापक माने जाते हैं, वो थे सरभराज। यदि आपसे पूछा जाए कि सरभपुरी वंश के संस्थापक कौन थे तो आपका आंसर क्या होगा? सरभराज। और इसी सरभराज जो कि पहले राजा थे इस वंश के, उसी के आधार पे इस वंश का नाम पड़ा है सरभपुरी वंश। इसकी जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तो इस बात की जानकारी हमें प्राप्त होती है भानुगुप्त, जो कि गुप्त वंश का एक शासक था, उसका अभिलेख प्राप्त हुआ है जिसे कहा जाता है एरण अभिलेख। एरण से प्राप्त हुआ एक अभिलेख जो कि 510 ईस्वी पुराना है। उस अभिलेख से यह पता चला कि जो सरभपुरी वंश है छत्तीसगढ़ में, उसका संस्थापक कौन था? सरभराज था। और एक चीज़ आप याद रखें, जो सरभपुरी वंश था छत्तीसगढ़ में, वो वैष्णव धर्म को फॉलो करते थे। कहने का मतलब ये है कि जितने भी राजा सरभपुरी वंश में हुए वो कहीं ना कहीं विष्णु भगवान के उपासक थे। एक बेसिक सा इन्फॉर्मेशन सरभपुरी वंश के बारे में जो डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद हम देखेंगे इस वंश में जो जो राजा हुए इम्पॉर्टेंट और उनसे रिलेटेड फैक्ट जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। कितने शासक हुए इस राजवंश में? तो सरभपुरी राजवंश में शासक को हम देखते हैं। इस वंश के जो पहले राजा थे वो थे सरभराज, जो कि संस्थापक थे। उसके बाद इनके बेटे जो कि थे नरेंद्र राज, वो शासक बने। उसके बाद प्रसन्न मात्र, फिर जयराज जिसे मन्नमात्र भी कहा जाता है, फिर प्रवरराज प्रथम, देन सुदेवराज। उसके बाद अंतिम जो शासक थे ना इस राजवंश के, वो थे प्रवरराज द्वितीय। ये थे राजा के क्रम। आप इसी क्रम में इसे याद रखें इस वंश के राजाओं के बारे में, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में क्रम भी पूछ दिया जाता है। यदि आप अपना नोट्स बना रहे हैं तो ज़रूर इसी फॉर्म में राजाओं का नाम लिखें और पहले ये इसे याद रखें कि इतने राजा हुए थे इस वंश में। और यदि आपको हमारा PDF चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करें, किंगडम ऑफ नॉलेज पे। इस फॉर्म में आप राजाओं का पहले नाम लिखिए, फिर अब हम एक एक राजा के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है एग्जाम में पूछा जाता है वो सबको देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सरभराज के बारे में।
सबसे पहले हम देखते हैं सरब राज के बारे में। और सरब राज के बारे में कुछ ज़्यादा याद नहीं करना है, जो मैंने पहले बताया वही सब इम्पोर्टेंट है इसके बारे में, कि यह इस वंश का संस्थापक था। उसके बाद इसने जो राजधानी बनाया था अपने टाइम में वो था सरबपुर, जो कि आज का सारंगढ़ और संबलपुर वाला क्षेत्र है। जैसे कि मैंने बताया, इस बात की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है, तो भानुगुप्त का एक एरण अभिलेख है जो कि 510 ईस्वी पुराना है। वहाँ से इस बात का पता चलता है कि इस वंश का संस्थापक सरबराज था। तो 3 फैक्ट है, इसके बारे में याद रख लें, एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। उसके बाद दूसरा राजा हम नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि दूसरा जो राजा हुए थे, जैसे कि मैंने दिखाया कि दूसरे राजा कौन थे, नरेंद्र राज थे। इनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो बस ये याद रखें कि ये दूसरा राजा थे इस वंश का। और जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे वो है प्रसन्न मात्र। तो हम डायरेक्टली प्रसन्न मात्र के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा जानकारी है और यहाँ से प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। तो अभी हम देखेंगे प्रसन्न मात्र के बारे में। प्रसन्न मात्र इस वंश का काफ़ी प्रतापी राजा था और प्रसन्न मात्र ने एक नगर की स्थापना की और उस नगर का नाम था प्रसन्नपुर। उस टाइम में उस नगर को कहा जाता था प्रसन्नपुर, जो कि आज के डेट में मल्हार के नाम से जाना जाता है। मल्हार बिलासपुर के पास स्थित एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक शहर है। यदि आपने मल्हार नहीं देखा तो जरूर जाएं वहाँ घूमने, काफ़ी अच्छा शहर है। और इसकी स्थापना है ना उस टाइम में निडला नदी, जिसे आज के डेट में हम क्या बोलते हैं, लीलागर नदी के किनारे में प्रसन्न मात्र ने करवाया था और इसी प्रसन्नपुर को उसने अपनी राजधानी बनाई। तो आपसे पूछिए यदि एग्जाम में क्वेश्चन कि प्रसन्न मात्र की राजधानी क्या थी, तो प्रसन्नपुर, जो कि आज के डेट में मल्हार के रूप में जाना जाता है। और क्या इंपॉर्टेंट बात है प्रसन्न मात्र के बारे में, कि इसने सोने का सिक्का चलवाया था अपने टाइम में। पहला राजा था सरबपुरी वंश का जिसने सोने का सिक्का चलवाया था। तो ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ इसने अपने सोने के सिक्के में गरुड़, शंख और चक्र, जो कि विष्णु भगवान के प्रतीक चिन्ह है, उन सब का अंकन करवाया था। ठीक है, तो ये क्या दर्शाता है कि ये विष्णु भगवान के काफ़ी अच्छे उपासक थे, विष्णु भगवान को ये मानते थे। इस बात की पुष्टि यहाँ से होती है। इसने अपने जो सिक्के में शंख, गरुड़ और चक्र का अंकन करवाया था। तो 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पहला क्या है, प्रसन्नपुर नगर की स्थापना करवाया था जिसे आज मल्हार के नाम से जानते हैं, और उसी को उसने राजधानी बनाया और सोने का सिक्का चलवाया। तो 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। तो इन तीनों फैक्ट को आप अच्छे से याद रखें, अपना नोट्स बना लें। और आगे देखते हैं हम जयराज के बारे में। प्रसन्न मात्र का पुत्र था जयराज, जिसे मन्न मात्र के नाम से भी जाना जाता है। कई बुक में आपको जयराज नहीं दिया रहेगा तो मन्न मात्र दिया रहता है। तो इसका दोनों नाम आप याद रखें, इसे जयराज या फिर मन्न मात्र के नाम से जानते हैं। ये क्या था, प्रसन्न मात्र का पुत्र था। प्रसन्न मात्र के बाद ये राजा बना और इसने दुर्ग शहर की स्थापना करवाया। जो दुर्ग शहर है उसकी स्थापना किसने कराया, यदि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप याद रखेंगे जो जयराज है या फिर मन्न मात्र ऑप्शन में आपको मिलेगा, तो उसी को आपको पिक करना है। तो दुर्ग शहर की स्थापना किसने करवाई है, तो जयराज या फिर मन्न मात्र, ये आपका आंसर होगा। इसीलिए इस जयराज को दुर्गराज के नाम से भी जाना जाता है। यदि क्वेश्चन पूछे कि किस सरबपुरी वंश के राजा को दुर्गराज के नाम से जाना जाता है, तो आपका आंसर होगा मन्नमात्र या फिर जयराज। और इसकी मुद्रा में गजलक्ष्मी का अंकन इसने करवाया था। तो इसके बारे में ये 3 फैक्ट इंपॉर्टेंट है। यदि आपसे पूछ दे कि गजलक्ष्मी का अंकन किसने करवाया था, तो वो था मन्नमात्र। इसके बाद अगले राजा हुए वो थे प्रवर राज। प्रवर राज इस मन्नमात्र का पुत्र था। तो प्रवर राज प्रथम, इसका नाम क्या था, प्रवर राज प्रथम। और इसका सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या था कि इसने सिरपुर को अपना राजधानी बनवाया। इससे पहले मन्नमात्र और प्रसन्न मात्र के टाइम में राजधानी क्या था, प्रसन्नपुर या फिर मल्हार था। ठीक है, उस राजधानी को चेंज कर दिया प्रवर राज ने और प्रवर राज सीधा सिरपुर आ गया और सिरपुर को अपना राजधानी बना लिया। तो इस पॉइंट को आप याद रखें कि किस सरबपुरी राजवंशी शासक ने अपनी राजधानी सिरपुर बनाई थी। यदि ऐसा क्वेश्चन आया तो उसका आंसर होगा प्रवर राज प्रथम। तो अभी हमने क्या देखा कि 3 राजा हुए जिन्होंने अपना राजधानी परिवर्तित किया। पहला सरब राज के टाइम में सरबपुर, प्रसन्न मात्रा के टाइम में प्रसन्नपुर एंड प्रवर राज प्रथम के टाइम में सिरपुर। तो 3 राजधानी यहाँ पे परिवर्तन हुआ, आपने इसको अच्छे से समझा होगा। उसके बाद ये एक ही फैक्ट है जो कि इंपॉर्टेंट है प्रवर राज के बारे में, ये याद रखें आप कि सिरपुर को इसने अपना राजधानी बनाया। उसके बाद नेक्स्ट जो राजा हुए वो थे सुदेवराज। सुदेवराज राजा हुए और सुदेवराज के बारे में आपको क्या याद रखना है, इसके बारे में आपको याद रखना है कि इसका एक सामंत था। सामंत कहने का मतलब इसका एक मंत्री था जो था इंद्रबल, जो कि इसका राइट हैंड हुआ करता था। इसके बिना सुदेवराज का कोई कार्य नहीं होता था।
तो एक टाइम में जब सुदेवराज की मृत्यु हो गई अचानक से, सुदेवराज की जब मृत्यु हो जाती है तब शासन का जितना भी कारोबार था वो तो इंद्रबल के हाथों में आ जाता है। परंतु इंद्रबल राजा नहीं था, ये तो सामंत था। बट इसके मन में एक लालच आता है कि क्यों ना मैं राजा बनूं और मैं राजा बन के यहाँ शासन करूं। सो इंद्रबल के दिमाग में ये खिचड़ी बनने लगती है और इसके बाद सुदेवराज की जैसी मृत्यु होती है तो उसका पुत्र राजा बनता है। आगे देखते हैं स्लाइड में। सुदेवराज की मृत्यु के बाद उसका पुत्र, जिसे हम कहते हैं प्रवरराज द्वितीय राजा बनता है। परंतु प्रवरराज द्वितीय काफ़ी कम उम्र का था, उतना ज़्यादा प्रशासन के बारे में इसे नॉलेज नहीं था, जिसका फायदा किसने उठाया? इंद्रबल ने। इंद्रबल कौन था? तो इंद्रबल था इस सुदेवराज का मंत्री था, एक प्रकार का सामंत था, जिसे सामंत कहते थे पहले, तो मंत्री था। उसका फायदा किसने उठाया? तो इस इंद्रबल ने फायदा उठाया प्रवरराज के नॉलेज का, कम नॉलेज का। और क्या किया कि प्रवरराज को मरवा दिया या प्रवरराज की हत्या करवा के खुद राजा बन गया। जैसे ही प्रवरराज मरा तो क्या हुआ कि सरबपुरी वंश में और कोई नहीं बचा जो कि राजा बनता। सो प्रवरराज का डेथ करवा के ये खुद इंद्रबल राजा बन गया और यहाँ से सरबपुरी वंश का खात्मा होता है। इसी तरह आप याद रखेंगे कि प्रवरराज द्वितीय इस वंश के अंतिम राजा थे। सरबपुरी वंश का अंतिम राजा यदि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो उसका आंसर होगा प्रवरराज द्वितीय। और इस वंश के खात्मे का कारण कौन था? तो आप याद रखेंगे इंद्रबल, जो कि मंत्री था सुदेवराज का। सुदेवराज कौन था? तो प्रवरराज का पिता। तो इंद्रबल क्या करता है? प्रवरराज द्वितीय को मरवाता है और खुद राजा बन जाता है और ख़त्म करता है सरबपुरी वंश को। और यहाँ से एक नया वंश स्टार्ट होता है जो कि है पांडुवंश। ये इंद्रबल था ना, वो पांडुवंश का था, तो यहाँ से एक नया डायनेस्टी स्टार्ट होता है जिसे कहा जाता है पांडुवंश। तो यहाँ पे स्टोरी खत्म हुई सरबपुरी वंश का। आगे जब पढ़ेंगे हम वो होगा पांडुवंश के बारे में, जो कि सिरपुर का पांडुवंश कहलाता है। जैसे हम पांडुवंश को पढ़ेंगे उससे पहले कुछ चीज़ें आप याद रख ली। एक पॉइंट है, उसको आप जरूर याद रखें कि सरबपुरी वंश में सरबराज के टाइम में राजधानी सरबपुर का था। प्रसन्न मात्र के टाइम में मल्हार, जिसे प्रसन्नपुर भी ऑप्शन में दिया जा सकता है। एंड प्रवरराज, ये द्वितीय नहीं है, प्रथम है। प्रवरराज प्रथम के टाइम में राजधानी था वो था सिरपुर था। तो इस बात को आप अच्छे से ध्यान में रखें। इसके बाद हम, ये तो सरबपुरी वंश का कहानी खत्म हुआ, जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है जरूर याद रखें। अब हम बात करते हैं पांडुवंश के बारे में। लेकिन पांडुवंश के बारे में बात करने से पहले कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन को पहले देखते हैं कि क्या यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ सीजी व्यापम का एक क्वेश्चन है 2018 का। इसमें पूछा है कि इस राज्य के निम्नलिखित में से किस प्राचीन राजवंश से राजा प्रसन्नमात्र संबंधित था? तो प्रसन्नमात्र किससे संबंधित था? अभी मैंने पढ़ा है सरबपुरी वंश। सो आंसर क्या होगा? सरबपुरी वंश। दूसरा प्रश्न आप देखें यहाँ पे, छत्तीसगढ़ के प्राचीन सरबपुरी वंश के शासकों की निम्नलिखित राजधानियाँ थी। तो सरबपुरी शासकों की 3 राजधानियाँ मैंने अभी बताई है। कौन कौन सी थी? प्रवरपुर, ये तो मैं नहीं बताया हूँ, है ना। सरबपुर मैंने अभी बताया है, सिरपुर बताया और प्रसन्नपुर। सो यहाँ पे आंसर क्या हो जाए? 2, 3 और 4। 2, 3 और 4 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन बी में है। सो ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप देख सकते हैं, काफ़ी ईजी है यदि आप पढ़ते हैं तो। देन आप देखें कि तीसरा प्रश्न है, इस क्षेत्र में 5वीं-6वीं शताब्दी में शासन करने वाला शासक प्रसन्नमात्र किस वंश से संबंधित था? अभी मैंने डिस्कस किया था इस बात को। ये सीजी व्यापम 2015 का क्वेश्चन है, देख सकते हैं। तो इसका आंसर सरबपुरी वंश हो जाएगा। सरबपुरी अम्रार्य कुल के शासक किस धर्म का पालन करते थे? तो मैंने शुरू में बताया था कि ये वैष्णव धर्म को पालन करते थे, सभी विष्णु भगवान के उपासक थे। 5वां प्रश्न देखो कि सरबपुरी राजवंश के किस शासक ने स्वर्ण मुद्रा प्रचलित किए थे? अभी मैंने बताया था किसने? प्रसन्नमात्र एकमात्र राजा था इस वंश का जिसने सोने का सिक्का चलाया था। तो ऐसे इजी से और फैक्चुअल से क्वेश्चन आपसे पूछेगा एग्जाम में सीजी व्यापम और इवन सीजीपीएससी प्री में भी। सीजीपीएससी प्री में थोड़ा क्वेश्चन को टफ बनाया जा सकता है यदि, बट आपको फैक्ट पता है तो आप वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे। अब आगे हम देखते हैं पांडुवंश के बारे में, जो कि सिरपुर का पांडुवंश है। तो सिरपुर के पांडुवंश के बारे में हम देखते हैं। अब सिरपुर का जो पांडुवंश था, है ना, वो 6वीं-7वीं शताब्दी में जब इंद्रबल किसका हत्या कर देता है? प्रवरराज द्वितीय का हत्या कर देता है, वहाँ से पांडुवंश की नींव बढ़ जाती है। वहाँ से एक नया वंश स्टार्ट होता है जो कि 6वीं-7वीं शताब्दी के आसपास के टाइम था। तो बेसिक बात जो आप जाने पांडुवंश के बारे में वो ये है कि इसकी राजधानी जो थी वो कहाँ थी? सिरपुर थी। जैसे कि यहाँ पे लिखा है सिरपुर का पांडुवंश, तो इनका राजधानी जो था वो था सिरपुर था। और संस्थापक कौन था? तो वो इंद्रबल। अभी इंद्रबल के बारे में हमने डिस्कस किया है, कौन थे इंद्रबल।
और यदि आपसे पूछ दे कि पांडु वंश का आदि पुरुष किसे कहा जाता है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे, इसका आंसर इंद्रबल नहीं होगा, इसका आंसर होगा उदयन। और इसका उल्लेख कहाँ पे है, तो कालंजर जो शिलालेख है ना, उसमें लिखा गया है कि सिरपुर का पांडु वंश का जो आदि पुरुष है उदयन कहलाता है, क्योंकि उदयन उदयन एक्चुअल में पिता था इंद्रबल का। किसका पिता था? इंद्रबल का, उदयन, इसलिए इसे आदि पुरुष कहा जाता है। और ये कालंजर शिलालेख में इसका उल्लेख है। और जो सिरपुर का पांडु वंश था वो वैष्णव धर्म का पालन करते थे, वैष्णव धर्म को मानते थे। इसके अपवाद हैं, जैसे कि हम महाशिवगुप्त बालार्जुन के बारे में पढ़ेंगे, तो वो शिव धर्म को मानते थे, ठीक है, शिव के उपासक थे। तो एक अपवाद है इसका, उसको आगे डिस्कस करेंगे। तो ये बेसिक बात है पांडु वंश के बारे में। अब हम देखते हैं इस वंश में कौन कौन से शासक हुए। तो इम्पॉर्टेंट शासक जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़रूरी है पढ़ना, और जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो इतने हैं। सबसे पहले तो इंद्रबल, जो कि संस्थापक है, पहले सामंत था सरबपुरी वंश का, अब खुद राजा बन गया है मार के। उसके बाद देखेंगे हम ईशान देव, जो कि इसका पुत्र हुआ। फिर इसके बाद तीवर देव के बारे में पढ़ेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर चौथा जो राजा हुआ वो था नन्नराज द्वितीय। देन हर्षगुप्त के बारे में पढ़ेंगे। देन फाइनली महाशिवगुप्त बालार्जुन के बारे में। और पांडु वंश काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सीक्वेंस को आप याद रखें, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है छत्तीसगढ़ का, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं पांडु वंश के बारे में। तो पांडु वंश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट शासक के बारे में बात करेंगे, जिसके बारे में ज़्यादा जानकारी है, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे इंद्रबल, इंद्रबल के बारे में मैंने पहले बताया कि ये संस्थापक था पांडु वंश का। और इसके बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इसने इंद्रपुर नगर बसाया था। इंद्रपुर नगर की स्थापना करवाया था, जिसे वर्तमान में खरौद के नाम से जाना जाता है। तो शिवरी नारायण के पास खरौद एक जगह है, जिससे पहले इंद्रपुर कहा जाता था। और इस इंद्रपुर नगर को किसने बसाया था, तो इंद्रबल ने। इंद्रबल से काफ़ी ईजी याद करना, इंद्रपुर, जिसे आज हम खरौद के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ इसका इम्पॉर्टेंट काम कि इसने खरौद में लक्ष्मणेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। लक्ष्मणेश्वर मंदिर, जो कि शिव भगवान का मंदिर है, शंकर भगवान का मंदिर है, उसका निर्माण किसने कराया था? इंद्रबल ने कराया था। तो एग्जाम में क्वेश्चन आया कि खरौद के लक्ष्मणेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो उसका आंसर होगा इंद्रबल। और याद रखें, खरौद का जो लक्ष्मणेश्वर मंदिर है वो एक प्रकार का शिव मंदिर है, भगवान शिव का मंदिर है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंद्रबल के बारे में, ये सारे फैक्ट जरूर याद रखें। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट शासक हुआ वो हुआ तीवर देव। आप देख सकते हैं यहाँ पे दूसरा जो शासक था ईशान देव है, लेकिन हम ईशान देव के बारे में इसलिए नहीं पढ़ें क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है और कुछ इंपॉर्टेंट ऐसा फैक्ट नहीं है जो एग्जाम में पूछा जाए। इवन कभी पूछ दिया जा सकता है, बट अभी तक मेरे को नहीं लगा कि यहाँ से क्वेश्चन बना है और इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से नहीं आते हैं। तो हम अभी बात करेंगे तीवर देव के बारे में। तीवर देव काफ़ी इंपॉर्टेंट शासक थे इस वंश का, तो उनके बारे में बात करते हैं। तीवर देव के बारे में पहली चीज़ आप याद रखें, इनकी उपाधि। इन्होंने उपाधि धारण की थी सकल कोसलाधिपति की। और ये उपाधि इन्होंने क्यों धारण की थी? क्योंकि ये इतने प्रतापी राजा थे कि ये जहाँ भी जाते थे वहाँ का क्षेत्र को जीत के आते थे। तो इन्होंने अपने टाइम में पांडु वंश का बहुत ज़्यादा विस्तार किया, यहाँ तक विस्तार किया था कि पांडु वंश उस टाइम में उड़ीसा तक पहुँच चुका था, ठीक है। और इसके शासनकाल को छत्तीसगढ़ के इतिहास का उत्कर्ष काल माना जाता है। छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास का उत्कर्ष काल माना जाता है तीवर देव के शासनकाल को। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट शासक हैं और इनकी उपाधि तो आप याद रखें, कई बार एग्जाम में पूछा गया, सकल कोसलाधिपति की उपाधि। और ये वैष्णव धर्म के उपासक थे, विष्णु भगवान को मानते थे, ये बात को भी आप ध्यान में रखें। तो ये 4 फैक्ट हैं जो कि आपको याद करना है तीवर देव के बारे में। आगे जो इम्पोर्टेंट शासक हुए वो थे नन्नराज द्वितीय, जो कि तीवर देव के पुत्र थे। नन्नराज द्वितीय के बारे में आपको एक चीज़ याद रखना है कि इन्होंने उपाधि धारण की थी कोसल मंडलाधिपति। यदि आपसे पूछे कि कोसलाधिपति की उपाधि, सकल कोसलाधिपति की उपाधि किसने धारण की थी, तो आंसर होगा तीवर देव। बट कोसल मंडलाधिपति की उपाधि धारण की थी किसने? नन्नराज द्वितीय ने। इसके बाद जो नेक्स्ट राजा हुए वो थे हर्षगुप्त। हर्षगुप्त के बारे में आप एक चीज़ याद रखें कि ये जैसे ही राजा बने तो इनका विवाह हुआ मौखरी वंश की एक राजकुमारी थी जिनका नाम था रानी वसाटा। रानी वसाटा से इनका विवाह हुआ। विवाह के कुछ टाइम बाद इन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ जिनका नाम था महाशिवगुप्त बालार्जुन, ठीक है। और कुछ समय बाद ही जब महाशिवगुप्त बालार्जुन का जन्म हुआ, हर्षगुप्त की मृत्यु हो जाती है। ऐसे में शासन का सारा बागडोर उनकी जो पत्नी थी रानी वसाटा,
ये संभालने लगती है, क्योंकि उस टाइम में महाशिवगुप्त बालार्जुन काफ़ी छोटे थे और ये शासन या प्रशासन चलाने के लायक नहीं थे, बच्चे थे एक हिसाब से कहते हो। तो उस टाइम जो शासन की बागडोर जिसने संभाली वो थी इनकी पत्नी रानी वसाटा, जब तक महाशिवगुप्त बालार्जुन बड़े नहीं हो गए। तो रानी वसाटा ने हर्षगुप्त की मृत्यु के बाद एक मंदिर बनवाया सिरपुर में, जिसका नाम था लक्ष्मण मंदिर। यदि आप सिरपुर गए होंगे तो इस मंदिर को जरूर देखे होंगे, क्योंकि सबसे फेमस मंदिर है वहाँ का। तो हर्षगुप्त की मृत्यु के बाद रानी वसाटा ने सिरपुर में प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कराया, जो कि लाल ईंटों से निर्मित है। यदि आप देखे होंगे तो जरूर आपको पता होगा कि वह काफ़ी पुराना मंदिर है, जो कि उस टाइम ईंटों से बना था, वो भी लाल ईंटों से बना है। और लक्ष्मण मंदिर के बारे में याद रखें कि यह विष्णु भगवान का मंदिर है, ठीक है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है खरौद का लक्ष्मणेश्वर मंदिर और सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर में। सिरपुर का जो लक्ष्मण मंदिर है वो विष्णु भगवान का मंदिर है, और खरौद का लक्ष्मणेश्वर मंदिर शंकर भगवान का मंदिर है। तो इस बात को आप याद रखेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि सिरपुर में लक्ष्मण मंदिर किसने बनवाया, तो आप याद रखेंगे रानी वसाटा ने निर्माण कार्य स्टार्ट किया था इसका। बाद में इसको पूर्ण करवाया महाशिवगुप्त बालार्जुन। अब क्या था कि महाशिवगुप्त बालार्जुन कुछ समय बाद इस काबिल हो गए कि वो क्या कर सकते थे, शासन की बागडोर संभाल सकते थे। तो अब उनका राज्य अभिषेक कराया गया और वो बन गए राजा। तो अब हम महाशिवगुप्त बालार्जुन के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है उन सबको पढ़ते हैं। महाशिवगुप्त बालार्जुन का जो शासन काल था, पांडु वंश में सबसे लंबे समय तक शासन किसने किया था, तो वो किए थे महाशिवगुप्त बालार्जुन ने। महाशिवगुप्त बालार्जुन के बारे में आप याद रखेंगे कि इनकी उपाधि थी परम महेश्वर की। इन्होंने एक उपाधि धारण की थी परम महेश्वर की। इसके साथ साथ आपको याद रखना है कि महाशिवगुप्त बालार्जुन का शासनकाल छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्ण काल कहलाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आपसे पूछे कि किस शासक का शासनकाल छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्ण काल कहलाता है, तो आप याद रखेंगे महाशिवगुप्त बालार्जुन। आपको कंफ्यूज नहीं होना है तीवरदेव और इसके में। तीवरदेव का शासनकाल छत्तीसगढ़ के इतिहास का उत्कर्ष काल था, जबकि छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्ण काल था महाशिवगुप्त बालार्जुन का शासनकाल। और ये शिव भगवान के उपासक थे। मैंने बताया कि जितने भी शासक हुए थे पांडु वंश के वो थे भगवान विष्णु के उपासक, लेकिन ये शिव भगवान के उपासक थे। परंतु ये क्या करते थे कि सभी धर्मों को अपने दरबार में आश्रय देते थे, सभी धर्मों को विकास करने का ये मौका देते थे। इनके टाइम में इन्होंने लक्ष्मण मंदिर का जो निर्माण इनकी माता ने स्टार्ट किया था उसे पूर्ण कराते हैं। साथ ही साथ इनके टाइम में मोस्ट इंपॉर्टेंट एक घटना घटी कि चीनी यात्री वेंटसंग 639 ईस्वी में सिरपुर और मल्हार की यात्रा करने आते हैं, और इसका उल्लेख वेंटसंग अपनी जो पुस्तक सियूकी में करता है। सियूकी वेंटसंग का लिखा हुआ एक पुस्तक है जिसमें छत्तीसगढ़ को कियासलो कहा गया है। याद रखेंगे छत्तीसगढ़ का उल्लेख कियासलो के रूप में करता है। इसके साथ ही आपको याद रखना है कि महाशिवगुप्त बालार्जुन हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के समकालीन थे। उस टाइम में नॉर्थ इंडिया में एक शासक हुआ करता था जो था हर्षवर्धन, जो कि कन्नौज वाले क्षेत्र में शासन करता था। और साउथ इंडिया में जहाँ पे चालुक्य वातापी ऐसे जो राजवंश थे, तो चालुक्य वंश का शासक था पुलकेशिन द्वितीय। तो इन दोनों के समकालीन था हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन के बारे में ये फैक्ट आप जरूर याद है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जितना भी फैक्ट हर्षवर्धन के बारे में आपको मैंने अभी बताया है, सभी फैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा गया है, तो इतना तो आप जरूर याद रखें। आगे हम देखते हैं बाणवंश के बारे में। बाणवंश जैसे ही अब पांडुवंश खत्म होता है तो बाणवंश जो कि 9वीं शताब्दी में छत्तीसगढ़ में शासन करता था, काफ़ी लंबा टाइम तक शासन ये वंश नहीं कर पाया। इस वंश के बारे में आपको याद रखना है कि इसकी राजधानी थी पाली, जो कि वर्तमान में कोरबा में, ठीक है। इसकी राजधानी क्या थी, पाली, जो कि वर्तमान में कहाँ है, कोरबा के क्षेत्र, कोरबा के आसपास में पड़ता है। इसके बारे में आपको क्या याद रखना है बाण वंश के बारे में, कि इस वंश की स्थापना मल्लदेव ने किया था। संस्थापक कौन थे इस वंश के, तो मल्लदेव। और प्रमुख जो शासक हुए थे इस वंश के वो थे विक्रमादित्य। विक्रमादित्य के बारे में आपको याद रखना है कि इन्होंने पाली में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। ये एक ही फैक्ट है जो कि इंपॉर्टेंट है। पाली का शिव मंदिर का निर्माण किस वंश में हुआ, तो आप याद रखेंगे बाण वंश में। और किसने कराया, तो विक्रमादित्य ने। इसके साथ साथ आप याद रखेंगे कि कलचुरी सेनापति शंकरगढ़ ने विक्रमादित्य पर आक्रमण किया और विक्रमादित्य को हरा दिया और बाण वंश को समाप्त कर दिया और छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की नींव रखी। तो यहाँ क्या होता है कि एक कलचुरी शासक था, उसका एक सेनापति था जिसका नाम था शंकरगढ़। वो अटैक कर देता है विक्रमादित्य के ऊपर और विक्रमादित्य हार जाता है, इसको मार दिया जाता है।
और यहाँ पे कलचुरी वंश का नींव रख दी जाती है शंकरगढ़ के द्वारा। तो यहाँ पे बाण वंश इतना में ख़त्म हो जाता है और कुछ नहीं है इसके बारे में पढ़ने के लिए। तो इतना जो बेसिक बात मैंने बताया वो याद रखें, और यहाँ से प्रश्न कैसे आता है अभी मैं बताता हूँ आपको। अब देखते हैं इन टॉपिक से प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको प्रश्न दिख रहा होगा, जो कि है CGPSC 2016 का एक एग्जाम में पूछा गया है कि प्राचीन छत्तीसगढ़ के पांडु वंश के निम्नलिखित शासक मोखरी राजकुमारी वसाटा से विवाह किया था। तो मैंने बताया था अभी किसने किया था, हर्षगुप्त, जो कि था पिता था किसका था, महासेगुप्त बालार्जुन का। इसके बाद देखो CG व्यापम 2017 का एक क्वेश्चन है, इस राज्य के प्राचीन पांडु वंश के निम्नलिखित में से किस शासक ने कोसलाधिपति की उपाधि धारण की। तो मैंने बताया था किसने धारण की थी, तीवरदेव ने। ठीक है, तो इसका आंसर बी है। आगे आप क्वेश्चन देखें, यह क्वेश्चन पूछा गया CGPSC 2014 के एग्जाम में, छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के निम्नांकित किस शहर की वेंशांग ने 7वीं शताब्दी में यात्रा की थी। तो कहाँ कहाँ गया था भाई, वो गया था सिरपुर और गया था मल्हार। ऑप्शन में दिख रहा है तो सिरपुर, तो राइट आंसर इज ए। ये क्वेश्चन आप देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्ण काल किस शासक के काल को कहा गया है। तो अभी अभी मैंने बताया किसके शासन काल को कहा गया, महासेगुप्त के काल को। इस राज्य के निम्नलिखित में से किस प्राचीन राजवंश ने महासेगुप्त संबंधित है। तो अभी हमने पढ़ा है पांडुवंश, जो कि प्रतापी राजा था उस वंश का, वो कौन था, महासेगुप्त बालार्जुन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पांडुवंश। इस तरह के बेसिक क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं और काफ़ी ईजी है। यदि आप एक बार पढ़ते हैं स्टोरी के रूप में तो डेफिनेटली आप कभी नहीं भूलेंगे, और अपना नोट्स बना के पढ़ेंगे तो मैक्स और आप आंसर सही करके आएंगे एग्जाम में। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं, और जो पूछे गए एग्जाम में ये पूछा गया CG व्यापम 2017 का महालेखा निरीक्षक वाला जो पेपर हुआ था, उसमें सिरपुर के पांडु वंश के महासेगुप्त बालार्जुन का धर्म क्या था। तो मैंने अभी बताया कि जितने भी राजा हुए पांडु वंश के वो वैष्णव धर्म को मानते थे, लेकिन महासेगुप्त बालार्जुन शैव धर्म को मानते थे। सो इसका आंसर शैव हो गया है। फिर क्वेश्चन पूछा है कि CG व्यापम का है, वेयर हाउस एग्जाम हुआ था 2016 में, उसका क्वेश्चन है कि 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री वेंशांग ने इस राज्य के निम्नांकित में से किस स्थान को भेंट दी थी, मतलब कहाँ आया था। तो इसका आंसर सिरपुर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिख रहा है। तो इस तरह के देख सकते हैं कैसे इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज के इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। आपको इंपॉर्टेंट वीडियो मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी काम आने वाले हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।